Hello everyone. This is the fourth video of the chapter बायोटिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में देखा था और कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है। आइए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के वैरायटी के बारे में आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जैसे LU1 ये क्या करता है, क्लीव करता है। क्लीव मतलब कट करता है दोनों स्ट्रैंड्स को डीएनए के थ्रू द सेंटर, सेंटर से कट करता है, जिससे रिजल्ट होता है ब्लंट या फ्लश एंड्स। और ये जो कट होते हैं ये सिमेट्रिकल कट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ए जी सी टी ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अगर हम 5 to 3 रीड करें इसको और 5 to 3 रीड करें इसको, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और ये जस्ट मिडिल से अगर कट होता है, जैसे मान लीजिए सपोज ये यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे ए जी ये जी सी के बीच में और दूसरे स्टैंड पे भी जी सी के बीच में मिडिल से कट होगा, तो जो एंड्स बनेंगे वो ऐसे ये एंड बनेंगे। दैट मीन्स इसमें कोई फ्री बेस पेयर नहीं होगा। तो ऐसे एंड्स जो होते हैं ये ब्लंट एंड कहलाते हैं। इनमें ये जो एंड्स होते हैं इनको डीएनए लाइगेज ऐड तो करता है, जुड़ते तो हैं, बट इनमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि अगर हम किसी डिज़ायरेबल हम चाहते हैं कि डेलिबरेटरी किसी को किसी एक्चुअल किसी स्टैंड से अगर अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो मतलब जो है हमको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, ब्लंट एंड्स जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो वो किसी से कोई भी अटैच हो सकता है। बट कुछ रेस्ट्रिक्शन लाइन जैसे इको R1 ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको कट करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से थोड़ा दूर कट करते हैं। बिटवीन द सेम, ये ध्यान रखिएगा, बिटवीन द सेम टू बेसेस एट द अपोजिट स्ट्रैंड। जैसे सपोज ये आपके सामने एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, डबल स्टैंडर्ड है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC, ये भी है GAATTC। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको R1 ये GA के बीच में कट करता है, तो इस स्ट्रैंड को यहाँ से कट करेगा और इस स्ट्रैंड को वो यहाँ से कट करेगा। तो होगा क्या कि उसने सेंटर से अवे कट किया है दोनों को और सेम बेसिस पे कट किया है। तो आपको जो डीएनए स्ट्रैंड मिलेंगे दो, एक स्ट्रैंड आपको ये मिलेगा जिसमें सिर्फ G होगा और दूसरा स्ट्रैंड मिलेगा जिसमें CTAA होगा। ऐसे ही सामने में आपको जो दूसरा एंड होगा उसमें सिर्फ G होगा और इसमें CTTAA होगा। ठीक, दैट मीन्स ये तो बॉन्डेड है GC, इस स्ट्रैंड इस डीएनए में भी ये भी बॉन्डेड है, बट ये जो TTAA हैं ये अनबॉन्डेड है, मतलब दैट मीन्स ये फ्री बेसेस हैं। ऐसे ही दूसरे जो डीएनए फ्रैगमेंट है उसमें भी AATT ये है, ये भी क्या है, फ्री बेसेस हैं। दैट मीन्स अब ये जो दोनों फ्रैगमेंट हैं इन दोनों फ्रैगमेंट के जो एंड्स हैं ये स्टिकी एंड्स हैं क्योंकि इसमें फ्री बेसेस हैं। और ये फ्री बेसेस जो होते हैं, अब ये देखिए कि ये दोनों सामने से कट हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। दैट मीन्स हम कभी भी चाहें तो इन दोनों स्ट्रैंड को ईजिली अटैच कर सकते हैं और ये इन्हीं से ही अटैच होंगे। कोई अगर दूसरे फ्री बेसेस होंगे तो उनसे ये सीक्वेंस अटैच नहीं होगा। जैसे आगे देखिए, दिस लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन, जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन मिला है एट द एंड्स आपको ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन है और दूसरे में ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन, मतलब कुछ अमाउंट में सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन आपको मिलेगा। देयर आर ओवरलैपिंग स्ट्रेचेस, ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस हैं जिनको हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं दोनों स्ट्रैंड पे। ये स्टिकी एंड्स हैं, दैट मीन्स अगर इसको जैसे डिफरेंट कलर से हम बता रहे हैं, जैसे ये आपका जो एक एंड है ये एंड है और दूसरे फ्रैगमेंट दूसरे डीएनए फ्रैगमेंट का ये एंड है, जब कभी ये सामने आएंगे तो ये दो एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। इनका एप्लीकेशन अभी हम आगे आपको नेक्स्ट थोड़ी देर में बताते हैं। देखो इनको दे आर नेम्ड सो, ऐसा नाम इसलिए स्टिकी बोला गया क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कंप्लीमेंट्री काउंटर पार्ट। जब इनका कंप्लीमेंट्री काउंटर पार्ट आएगा, दैट मीन्स अगर ये सीक्वेंस है TTAA, इसका कंप्लीमेंट्री कोई भी किसी भी दूसरे डीएनए का अगर कोई दूसरा डीएनए फ्रैगमेंट आता है उसमें इसका कंप्लीमेंट्री काउंटर पार्ट जैसे AATT है फ्री, तो वो इससे अटैच हो जाएगा। द स्टिकीनेस, दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एंजाइम ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज, इससे डीएनए लाइगेज को बहुत हेल्प मिलती है और दोनों स्ट्रैंड को बहुत ईजिली वो एस्टर बॉन्ड बना के अटैच कर देता है। और ऐसे जो कट होते हैं, जो ये कट कहलाते हैं एसिमेट्रिकल कट, क्योंकि अवे फ्रॉम द सेंटर होते हैं, तो ये एसिमेट्रिकल कट होते हैं या स्टैगर्ड कट होते हैं और इससे जो एंड्स बनते हैं वो स्टिकी एंड्स होते हैं। जबकि अगर सिमेट्रिकली कट होगा, बिल्कुल मिडिल से कट होगा, तो उससे जो एंड्स बनेंगे वो ब्लंट एंड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये आपके पास ये है, इसको देखिए बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एक डीएनए है A, ठीक है, ये डीएनए A है,
ये डीएनए बी है, ये 2 डीएनए हैं, ठीक है। बहुत इजीली देखिए, ये जो आपका डीएनए है, इसके जो डीएनए ए है, इस ये जब कट हुआ तो इसके 2 एंड्स बने, इसको हम कर देते हैं, एक को देते 1 और ये 2 पार्ट बने, ठीक है। ऐसे जो बी डीएनए है या बी फ्रेगमेंट है, इसके भी 2 पार्ट कट हुए, एक बना 3 और एक बना 4। इन दोनों को ही हमने इको R1 से कट किया है, दैट मीन्स सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट किया होगा और सेम बेसिस पे कट किया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो 1 है, जो 1 फ्रैगमेंट है, इसका जो एंड है, ये 2 फ्रैगमेंट के एंड का कंप्लीमेंट्री है, ठीक। ऐसे ही जो 3 है, ये 4 का कंप्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों इको R1 से कट हुए हैं, तो इसका जो फर्स्ट फ्रैगमेंट है ये, और ये इसका जो बी फ्रैगमेंट का, बी डीएनए का जो थर्ड फ्रैगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर होंगे क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन से कट किए। वैसे इसका जो सेकंड फ्रैगमेंट है, ये इस फोर्थ फ्रैगमेंट के क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, सिमिलर होगा, कंप्लीमेंट्री नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसका अपोजिट देखें, अगर जिसको हमने 1 ये माना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4। अभी हमने देखा कि 1 और 3 एक दूसरे के सिमिलर होंगे और 2 और 4 सिमिलर होंगे। अगर 1 के कंप्लीमेंट्री 2 है, तो 1 के कंप्लीमेंट्री 4 भी होगा क्योंकि 2 और 4 सिमिलर हैं। अगर 2 के कंप्लीमेंट्री 3 है, वो 1 है, तो वैसे ही 2 के कंप्लीमेंट्री 3 भी होगा क्योंकि 1 और 3 क्या है, सिमिलर है। सिमिलर और कंप्लीमेंट्री में आप समझ में आएगा। तो अगर हम इसका फर्स्ट फ्रैगमेंट लें और इसका फोर्थ फ्रैगमेंट लें, तो ये एक दूसरे से बाइंडिंग कर सकते हैं, जैसे नीचे दिया गया है, इसका फर्स्ट और इसका फोर्थ दूसरे फ्रैगमेंट का, ये दोनों बाइंड कर जाएंगे। तो अगर ये डिफरेंट सोर्स का डीएनए है और ये डिफरेंट सोर्स का डीएनए है, अगर हम उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हैं, तो उनके फ्रैगमेंट्स को हम अटैच कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 4 जो हुआ है अटैच हुआ है। दूसरा, हम ये 3 और 2 इसको भी अटैच कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में माने 1 और 4 अटैच हो सकता है, वैसे ही इसका जो आपका 3 है, ये 3 पोर्शन है और ये 2 पोर्शन है, ये अटैच हो सकता है। तो ये जो जब 2 डिफरेंट सोर्सेस के डीएनए को अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को हम डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो 2 एंजाइम की हेल्प से होता है, एक इको R1 जैसे जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिससे कट करते हैं, और मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन हम ले सकते हैं, और दूसरा डीएनए लाइगेज जो उन फ्रेगमेंट्स को, जो दोनों कंप्लीमेंट्री एंड्स होंगे, उनको एक दूसरे से अटैच करेगा क्योंकि वो स्टिकी एंड्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए, विच कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज और जीनोम, जो कि अभी हमने देखा कि 2 अलग अलग सोर्सेज से डीएनए को हम लेंगे, 2 अलग अलग तरह के, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हम डीएनए लेंगे और उसको कट करके आपस में अटैच कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन कट बाय, अगर इनको हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट विल हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड कैन बी जॉइंड टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेज। अगर हम जैसे अभी यहाँ पे देखिए, दूसरा आपको एक ये वेक्टर डीएनए है और ये आपका फॉरेन डीएनए जो भी डिजायर डीएनए है, रेड है और एक ब्लैक है। इसको देखिए, सेम वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 ने GAATTC वाली इको R1 ने यहाँ पे और यहाँ पे कट कर दिया वेक्टर के डीएनए को, और यहाँ पे कट कर दिया आपके डिजायर डीएनए को। तो ऐसे देखिए 2 फ्रैगमेंट क्रिएट हो गए। हमने एक फ्रैगमेंट इसका ले लिया वेक्टर डीएनए का और दूसरा फ्रैगमेंट ले लिया स्टिकी एंड से। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जैसे ये येलो एरो से आपको दिख रहा है कि ये जो है इसके सामने आ जाएगा और इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एंड्स बाइंड हो जाएंगे। तो एक तरीके से वेक्टर का डीएनए और डिजायर डीएनए ये दोनों आपस में बाइंड हो गए क्योंकि दोनों में स्टिकी एंड्स थे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री थे, और ऐसे बाइंड करके क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। हेल्प किसकी होगी अटैचमेंट में, लाइगेज की, डीएनए लाइगेज की। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब जो भी न्यूक्लियोटाइड, जैसे यहाँ पे इस पोर्शन पे देखिए, इस जगह पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा और इस पोर्शन पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको रफ करके बता देते हैं। देखिए, आपको ग्रीन कलर से बता रहे हैं, देखिए एक इस पोजीशन पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा और एक इस पोजीशन पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। इन 2 जगहों पे डीएनए लाइगेज क्या करेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना देगा। बाकी इनके बीच में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इन सब के बेस, क्योंकि एक दूसरे के सिमिलर हैं। TTA इधर AATT ये सिमिलर होंगे, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, ठीक।
और बाकी यहाँ पे फॉस्फोएस्टर इन दो जगहों पे होगा और इस तरीके से दोनों डीएनए क्या हो जाएंगे, ये दोनों डीएनए एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए डीएनए लाइगेज क्या है, दिस एंजाइम फॉर्म्स अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हम लोग ने देख लिया। द रिएक्शन रिक्वायर्स, अब हमें यहाँ इस रिएक्शन में क्या चाहिए, एक फ्रेगमेंट जो होगा उसमें 5 प्राइम पे फॉस्फेट रेसिड्यू होगा, मतलब फॉस्फेट होगा, और दूसरे में 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमने सीरीज़ पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर आपको आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सीरीज़ में, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के वीडियोस में, वहाँ पे हमने एक डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे आपको ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड क्यों होते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप डेफिनेटली वो वीडियो देखिए, आपको ये डीएनए का जो पूरा कंप्लीट इसका इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाएगा कि 5 प्राइम एंड क्या है और 3 प्राइम एंड क्या है। उसी को थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये जो डीएनए है, जैसे एक ये एंड है और एक ये एंड है, इन दो के बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही एक एंड ये है, ग्रीन से बता रहे हैं, एक ये एंड है और एक ये एंड है, ठीक है, दैट मीन्स ये होगा। अब बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होगी, बॉन्डिंग होगी देखिए सामने है, इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब इसका रेड इसका ग्रीन और इसका रेड इसका ग्रीन, ये अटैच होगा। अब देखिए यहाँ पे दो एंड्स हैं, अब यहाँ पे अगर ये डीएनए का, इसमें हम आपको बता देते हैं, ये अगर 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, ठीक है, वेक्टर डीएनए बता दे रहे हैं, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, और अगर इस पे ये 5 प्राइम है, ठीक है, इसमें ऊपर हम बता देते हैं, ये जो स्ट्रैंड आपका गया है ये आपका 3 प्राइम है, ठीक है, और ये 5 प्राइम है, वैसे ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। तो होगा क्या कि ये 3 प्राइम है, इसके पास यहाँ पे OH होगा, और ये जो 5 प्राइम ऊपर है इसके पास आपके यहाँ अगर फॉस्फेट है, दैट मीन्स इस पे OH ना, इसको मानिए आप इसको फॉस्फेट, देखिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल, ठीक। अब यहाँ देखिएगा ये जो एंडिंग है ये 3 प्राइम की है, दैट मीन्स इस प्राइम पे आपको जो मिलेगा ये आपको यहाँ पे मिलेगा OH, और चूंकि इसके ये 5 प्राइम है, ठीक, एक मिनट इसको रफ कर दें, हाँ अब देखिए इस पे आपको मिलेगा फॉस्फेट, क्योंकि 3 का अपोजिट पे आपको होगा फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा OH, ठीक। वैसे ही अपोजिट इसमें देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा OH और यहाँ पे मिलेगा आपको फॉस्फेट, ठीक है, ये बनेगा। अब जो बॉन्डिंग होगी इनके फॉस्फेट के और OH के बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक, दैट मीन्स जब ये दोनों अटैच होंगे तो यहाँ पे जो एस्टर बॉन्ड बनेगा इस जगह पे, ये इस फॉस्फेट और इस OH के, मतलब यहाँ पे 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल है और इसके 5 प्राइम पे फॉस्फेट है, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, इनके बीच में एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, और ये फॉस्फेट जो है ये मॉलिक्यूल है, और ये जो यहाँ पे 3 प्राइम पे OH है ये पेंटोस शुगर का है, ठीक है। वैसे यहाँ पे पेंटोस शुगर पे OH होगा 3 प्राइम पे, थर्ड कार्बन पे, और यहाँ पे 5th पे फॉस्फेट होगा, तो इस फॉस्फेट और इस OH के बीच में फॉस्फेट और एस्टर बॉन्ड बनेगा। ये जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं इनको बना रहा है डीएनए लाइगेज, ये लाइगेज एंजाइम ये बॉन्डिंग बना देता है, और ये दोनों जो एंड्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे भी ये दोनों अटैच हो जाएंगे, और इस तरीके से दो डिफरेंट सोर्सेस के डीएनए क्या होंगे, ये आपस में लिंक्ड हो जाएंगे। डीएनए लाइगेज सील दिस बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरीके से बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके ये सील हो जाता है, इसके बीच में ये बॉन्डिंग हो जाती है। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है ये आपको T4 बैक्टीरियोफेज से आइसोलेट किया जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड डीएनए लाइगेज है वो T4 बैक्टीरियोफेज से आइसोलेटेड होता है, और इको R1 से भी होता है, कुछ मेमिलियन सेल्स से भी होते हैं, तो बस जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड जो लाइगेज है वो T4 बैक्टीरियोफेज से आइसोलेट किया जाता है। डीएनए लाइगेज का एंजाइम का आपको फंक्शन क्लियर हो गया। ये एक तरीके से इसको हम मॉलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिकुलर सीजर है वैसे ये मॉलिकुलर ग्लू है, क्योंकि ये इनको अटैच करता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड करके। एक एंजाइम और यूज होता है वो होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका कटिंग और ज्वाइनिंग में डायरेक्ट रोल नहीं है, बट
ये क्या करता है, आपको अभी हमने बताया कि अगर 5 प्राइम पे डीएनए फ्रेगमेंट पे फॉस्फेट ग्रुप है तो वो दूसरे फ्रेगमेंट के साथ अटैच हो जाएगा या अपने ही दूसरे एंड के साथ अटैच हो सकता है। तो क्या करता है, अगर इन फ्रेगमेंट्स को जिस पे 5 प्राइम, अगर हम उसको नहीं चाहते वो सेल्फ लाइगेशन करें, तो सेल्फ लाइगेशन का मतलब खुद के डीएनए अटैच ना हो, तो उसको अल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट करते हैं, जिससे वो 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको वहाँ पे रिमूव कर देता है, जिससे वो डीएनए फ्रेगमेंट अपने आप अपने ही दूसरे एंड से लाइगेट नहीं करेगा। इस तरीके से 5 प्राइम एंड ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज़ करके हम सेल्फ लाइगेशन से बचा सकते हैं अपने फ्रेगमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है, ये कट किया किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर डीएनए को भी कट किया। अब जो एंड्स बने वही आपके ये एंड्स हैं। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को उसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। यहाँ पे ये देखिए अटैच हो गया। अब ये जो बना, ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए लाइगेज का यूज़ करके हमने जो डिजायर्ड जीन था उसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया। वेक्टर डीएनए के पास अपना ओराई है, वो मल्टीप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू इंसल्ट कर दिया ई कोलाई, ये क्लोनिंग होस्ट है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है क्लोनिंग होस्ट है, और ई कोलाई बैक्टीरिया में जब ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है जिसमें डिजायर्ड जीन भी है, ये जाएगा तो जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगी ई कोलाई की, वैसे वैसे वो प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर कुछ समय के बाद 1000 सेल भी बनती हैं, तो उन 1000 सेल में आपका ये प्लाज्मिड अलॉन्ग विद योर डिजायर्ड जीन होगा। दैट मीन्स आपकी जीन की 1000 ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ बन चुकी हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, या अपने डिजायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर के साथ ना अटैच करके एक्सप्रेशन वेक्टर के साथ अटैच करके उससे आप प्रोटीन भी जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम जनरली वेक्टर्स जो हैं मेनली 2 कैटेगरी हैं आपको एज पर समझने के लिए। क्लोनिंग वेक्टर्स वो होते हैं जो आपके डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मेनली उनका कॉपी नंबर पर सेल में बहुत ज़्यादा होता है, 100 टू 200 से 500 तक कॉपी नंबर हो सकता है, एक सेल में इतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई करेगी उनके साथ भी वो डिवाइड करेंगे। वो होते हैं क्लोनिंग वेक्टर जो आपके डीएनए की मल्टीपल कॉपीज करते हैं। बट अगर आप अपने जीन से प्रोटीन बनाना चाहते हैं, प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आप एक्सप्रेशन वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। वो एक्सप्रेशन वेक्टर आपके जीन को का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी परफॉर्म करते हैं, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो जितनी ज़्यादा बैक्टीरियल सेल बनेंगी उतनी ही ज़्यादा आपके प्रोटीन जो है फॉर्म होगी। ये सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसा आर्टिफिशियल इंसुलिन के फॉर्मेशन में होता है। जो एली लिली कंपनी थी जिसने रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन मतलब आर्टिफिशियल इंसुलिन की सिंथेसिस की थी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कॉमर्शियल स्केल में इसका प्रोडक्शन होता है। तो आई थिंक आप लोग को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। और बाकी इसके जल्दी ही आगे के वीडियोस भी आपको आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।